अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति अब बढ़ चुकी है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की तरफ। अब जब 299 डेज बाकी हैं, इस देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं और उसकी तैयारी में निकाय चुनाव खत्म। अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। तो बीजेपी में क्या तैयारी चल रही है, अपोजिशन क्या तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है, यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें सभी को भाती हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। सत्ता पक्ष की असली ताकत यानी बीजेपी की असली ताकत अब सिमट कर उत्तर प्रदेश आई है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहाँ की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब लगता है कि उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। अपोजिशन के पास क्या रणनीति है बीजेपी को काउंटर करने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए। लगातार बहनों भाइयों 2014, 2017, 2019, 2022 और इस दौरान हुए और भी दूसरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में विपक्ष को बड़ी मुश्किलें आई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हर बड़े चुनाव इस बीच जीत लिए हैं। तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी अजेय बनती जा रही है, उसे हरा नहीं पा रहा है विपक्ष। बीजेपी की क्या तैयारी है? अब से एक महीने तक 30 मई 31 कल से शुरू हो चुका है और ये 30 जून तक एक कार्यक्रम चलेगा जहां बीजेपी अपने सभी सांसद, कार्यकर्ता, विधायक सबको मोबिलाइज कर रही है। देखिए, जब कभी आपको युद्ध करना होता है, आपको ये देखना होता है और अपोजिशन को खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये देखिए कि अगला क्या कर रहा है, बीजेपी की तैयारी का स्तर क्या है और हमेशा सामने वाले की तैयारियों से अपनी तैयारी बढ़ा के ही रखिए। तभी आप कोई युद्ध जीत पाएंगे जब आप उससे 30% ज़्यादा हों या फिर आपकी रणनीतिक चालें ऐसी हों कि उसकी बहुत बड़ी आर्मी भी आपकी छोटी आर्मी से हार जाए। बीजेपी ने महासंपर्क अभियान शुरू किया है और ये बड़े वृहद स्तर पे शुरू किया है और उत्तर प्रदेश को 21 क्लस्टर्स में बांटा और एक एक क्लस्टर में 4-4 सीटें, किसी में 3-1 भी दी हैं। टोटल 21 क्लस्टर्स बनाए हैं और सब में दिल्ली और देश भर के बड़े नेताओं को लगाया है यूपी में। अब आपके दिमाग में होगा बड़े नेता क्या करेंगे, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? सीधे गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो गांव में अगर कोई सांसद से नाराज़ भी होगा तो बाहर आए नेता से थोड़ी ना गुस्सा करेगा। वो कहेगा देखो बस अपने सांसद को ठीक करो, कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक करेंगे। संपर्क का अभियान, काम हुआ हो न हुआ हो, सांसद अच्छा हो खराब हो, पर जनता से कमल के फूल का संपर्क बराबर है। यही वो कैच है। यही चीज़ विपक्ष को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनिकेशन चैनल्स जनता के साथ ओपन रख रही है, मिल रही है लोगों से। काम होना ना होना वो दूसरी बात है, आप उसको एक तरफ करिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब एक अलहदा इशूज़ हैं, पर जनता के बीच के जो कम्युनिकेशन है, जो संपर्क है, वो कमल के फूल और जनता के बीच बना हुआ है। वो चाहे दिल्ली के नेता आकर बनाएं, वो चाहे उत्तराखंड के नेता आके बनाएं, या साउथ इंडिया से आएँ या नॉर्थ ईस्ट से आएँ। ऐसे ऐसों की ड्यूटी लगी है जिनका उस क्षेत्र में कोई हो सकता है जानता ना हो, लेकिन पता चला उत्तराखंड के मंत्री हैं या मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं या गुजरात से आए हैं, अन्य राज्यों से भी आ सकते हैं। तो बीजेपी के संपर्क अभियान दूसरे मामलों में बड़ा अद्भुत है और विपक्ष को बीजेपी के इन अभियानों का एक चेन तैयार करनी चाहिए। जिस वक्त गर्मी चरम पर हो, सूरज की तपिश देखने लायक हो, 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने मोबिलाइज कर दिया है। गांव में जाओ और बताओ कि हमने ये काम किया है। सांसद से नाराज हैं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, गलती। बीजेपी क्या है, सांसद का टिकट काट देंगे, दूसरे को टिकट दे देंगे। एंड ऑफ द डे जीत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो जाएगी किसके हिस्से? सांसद जी के। और जो वोट मिलेगा वो कमल के फूल पे मिलेगा। पब्लिक कहेगी देखो आते तो है मिलने,
बात तो करते हैं, हमारी बात सुनते तो हैं। काम होना ना होना, मैं फिर कह रहा हूं, एक अलग, बहुत अलग टेरिटरी है वो। और इस देश में सिर्फ विकास के सहारे आप कोई चुनाव जीत नहीं सकते। इसके लिए आपको रणनीतिक प्रबंध और जनता के बीच संपर्क की बहुत आवश्यकता है। एक विमर्श तैयार करना पड़ता है। अब आ जाइए अपोजिशन। अपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, गंभीरता से लड़ रही है, ताकत भी है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह है, मर मिटने वाला कैडर अगर किसी पार्टी के पास है अपोजिशन में उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। उनकी दो खूबियां हैं समाजवादी पार्टी की। एक, उनका कैडर स्ट्रांग, कमिटेड और किसी भी हद तक जाने वाला कैडर। ऐसा किसी पार्टी के लिए यूपी में होना बड़ी विलक्षण बात है। समाजवादी पार्टी इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड है कि उसके पास कमिटेड वर्कर्स की, कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम है जो सहारनपुर से लेकर गोरखपुर और बांदा से बहराइच तक है। और दूसरा, उनकी अपनी समाजवाद की विचारधारा। लेकिन इस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इन दिनों जनता के जरिए हावी है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस किया बहनों भाइयों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आमने सामने का मुकाबला होता है तो दूसरे दलों के लिए कुछ खास बचता नहीं है, चाहे वो बहन जी हों और चाहे वो भैया जी हों। इनके हिस्से ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। और बीएसपी का तो वैसे भी आप देख रहे होंगे वर्टिकल डाउनफॉल चल रहा है, वर्टिकल। 28% के वोट शेयर वाली पार्टी 2007 में मेजॉरिटी से सरकार बनाती है, लास्ट इलेक्शन में 12.5% वोट, 16% वोट उनका साफ हो चुका है। 14% तक पहुंचने वाली कांग्रेस जब हुकूमत में भी नहीं थी, आज 2% वोट शेयर पे खड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीतेगी बीजेपी, तभी दिल्ली में उसकी गद्दी की दावेदारी स्ट्रांग होगी। अपोजिशन को लगता है और जगह तो कमज़ोर कर दिया है, अगर यूपी में रोक लिए, बिहार में पहले से नीतीश कुमार खड़े हैं, उधर ममता बनर्जी खड़ी हैं, नीचे उधर कर्नाटक जीत लिया, हिमाचल जीत लिया है और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बैठी है। ऐसे में बीजेपी को घेरने में बड़ी आसानी होगी। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? हम आज सभी विषयों पर खुलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। महाजनसंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाना है। अभियान के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन्हें करना है। अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। और गेहूं आप पता कर लेना, 1 किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत बदल गया है। तो कहां भारत बदल गया है? उस गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है जिसको देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज घर जाने की मजबूरी क्या है भारतीय जनता पार्टी की? झूठ बोलने में, फरेब करने में, और सबसे बड़ी बात है सपने बेचने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। तो आज सपने बेचने भारतीय जनता पार्टी घर घर जा रही है। तो बहनों भाइयों, आइए और शुरू करते हैं ये बेहद दिलचस्प डिबेट। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अशोक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आलोक कुमार जी बहुत ही जाने माने पत्रकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो भाई समीर सिंह जी, अभी चुनाव ख़त्म नहीं हुआ कि एक और कार्यक्रम लेके आ गए, कार्यकर्ता घर बैठे थोड़ा आराम करें, कि आप लोग को अच्छा नहीं लगता? और ये सब संपर्क करके क्या कर लोगे? संपर्क करने तो सांसद जाए ना, जिन्होंने वादा किया था अपना नहीं काम किए हैं, जनता उनसे सीधे बात करेगी। आप क्यों बैकअप में खड़े हो? देखिए ब्रजेश जी, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने महासंपर्क अभियान के बारे में अखबार के साथियों को बताया भी है, और 30 तारीख से लेके और 30 जून तक
भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान है, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हम विकास कार्यों का अवलोकन भी जनता को कराने वाले हैं, हम संपर्क अभियान में लाभार्थी संपर्क अभियान करने वाले, हम लोगों के घरों तक जाने वाले हैं और सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन मांगेंगे, प्यार मांगेंगे। और जिस प्रकार से समर्थन और प्यार हमको 2014 में मिला था, 17 में मिला था, 19 में मिला था और पुनः 22 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसको लेके हम धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और लोगों से संपर्क अभियान आपके सांसद हिसाब कब देंगे अपने काम और वादों का? सांसद रिपोर्ट कार्ड नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम सांसद रिपोर्ट कार्ड भी लेके जा रहे हैं, हम विकास की योजनाओं को भी लेके जा रहे हैं, हम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया उस पर भी लेके जनता के बीच में जाएंगे। हम बार बार जनता के बीच में जाते रहे, हम 22 के पहले भी जनता के बीच में गए थे और हमने लोगों की बातें सुनी थी और हमने जो काम किया था उसको बताया, जिस पर जनता ने विश्वास किया। ये जरूर है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर कुछ कमी बची होगी तो मैं उसको स्वीकार करते हुए आगे हम उसको पूरा करेंगे। लोकतंत्र में भैया जो भी हिसाब दोगे कि आप आगे का एक्सटेंशन मांग रहे हो, पहले हिसाब तो दो। नहीं, हिसाब ही देने हम जनता के बीच आपने में जा रहे दूल्हे हैं। को सेलिब्रिटी बारातियों के बीच छिपा दिया है, आपका दूल्हा मतलब सांसद, उसको आगे करो, वो जाए जनता में, हिसाब नहीं, करे, ब्रजेश जी, देखिए- बताए भैया कि उसने क्या काम किया। अब आप बड़े बड़े मंत्री बुला के उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो सांसद को। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, सब मंत्री और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की है और मोदी जी भी देश की जिम्मेदारी। हर नागरिक, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बढ़े, इसके लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं और हम 9 साल के हिसाब किताब को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता की बातों को भी सुनेंगे और हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, हम अपने कामों को रखेंगे और सदैव जनता और ने ये भी आप अश्योर दिया। करते हैं कि सांसदों का हिसाब किताब भी आप देंगे? नहीं, हम दे रहे हैं, हमारे सांसद भी कार्यकर्ता है, वो जा रहे हैं, हमारे विधायक कार्यकर्ता वो गए हैं पिछले दिनों। अभी नगर निगम के चुनाव में हमारे जनता के बीच में हमारे सांसद, विधायक, हम सब लोग थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे और बड़ी बहुमत के साथ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपने सभी सांसदों के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के रिजल्ट्स मंगा लीजिए। नहीं, हम आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक उनके लिए क्या सोच कर बैठी है। नहीं ब्रजेश जी, आप देखिए, मैं आपको एक एक सीट पर चर्चा कर सकता हूं, कहीं एक आध जिले में कोई बात रही हो तो आप हमें इंगित करेंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। 50% से अधिक हम नगर पालिका जीतने में कामयाब रहे, 50% से अधिक हम टाउन एरिया जीतने में कामयाब रहे। अगर जनता का समर्थन न मिलता तो हम ये सीटें कैसे जीतते? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, चर्चा बड़े पैमाने पर टिकट काटने वाले हो आप लोग, ऐसा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, टिकट किसी का कटता नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता पर विचार होता है, सभी कार्यकर्ताओं को समान काम मिलता है। जिस कार्यकर्ता की जहां जरूरत रहती है प्रदेश और देश का नेतृत्व लगाता है। हर कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेके लोकसभा के सांसद बनने तक की क्षमता रखता है और किसी कार्यकर्ता को कोई परहेज नहीं होता। हमें कल दरी बिछाने की बात कही जाएगी, हम दरी बिछाएंगे, हमें पार्लियामेंट में जाने की बात कल्चर चला तो गया, हम कौन दरी में बैठता है में जाएंगे। कौन बैठता है दरी में? नहीं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में वो कल्चर है, दरी बिछती है। भारतीय जनता पार्टी में वो कल्चर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक सामान्य परिवार में पैदा होके और मंडल से काम शुरू करके जिले से करके आज प्रदेश के आपका डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम कार्यकर्ता आधारित निर्णय लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज मैं खबर पढ़ रहा था, बड़ा थोड़ी दिलचस्प खबर थी, अब आप इसकी पुष्टि भी करेंगे। आप लोग भी उसी राह पर निकल गए हैं, बीजेपी वाले, वो अयोध्या की बात करते हैं। तो मैं आज खबर पढ़ रहा था कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने डिसाइड किया है कि आप 9 और 10 जून को नैमिषारण्य धाम जा रहे हैं और पूरी पार्टी वहाँ जा रही है, आप वहाँ से कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, क्या ये सही है?
नहीं विजय जी, बिल्कुल इस तरीके का नहीं हमने सोचा था जिस तरीके से पत्रकार ने वो लेख लिखा है। अच्छा, देखिए उनकी अपने अपने तरीके हैं। नहीं जा रहे हो कि नहीं वहाँ, इतना बता दो, बाकी लेख तो अपने हिसाब से लोग 9 और लिखेंगे। 10 को हैं? 9 और 10 को जा Confirm है? कंफर्म। ओके, जब 2022 का इलेक्शन चल रहा था विजय जी, तब भी हमारा प्रशिक्षण काम चल रहा था। उसके बाद 2022 का इलेक्शन आया और साथ में निकाय चुनाव का इलेक्शन आया। उसी प्रशिक्षण शिविर को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हुए 5 और 6 जून को हम लोग खीरी में कर रहे हैं, जिससे माननीय अखिलेश यादव खुद वहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे। और उसके बाद 9 और 10 जून को हम लोग नैमिषारण्य में करेंगे। नैमिषारण्य इसलिए क्योंकि सीतापुर में करने का था, तो वहाँ के जितने भी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद थे और सब लोग बैठे। आपने नैमिषारण्य का क्यों चयन किया? कोई राजनीतिक कारण या नहीं, कोई धार्मिक कारण है इसके पीछे? नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पूर्व विधायक और विधायक है कि सीतापुर में हम किस जगह पे करें, कहाँ पे करें, तो उन्होंने कहा कि जब सीतापुर आ रहे हैं तो नैमिषारण्य का दर्शन भी कर लीजिए। तो अखिलेश जी ने कहा जब दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई जगह ढूंढ लो, वहीं पे हम लोग मीटिंग भी कर लेते हैं, प्रशिक्षण भी कर लेते हैं। नहीं, इतना तो सरल सबकी नहीं है हामी हो जितना गई। सरल आप बता रहे हो, क्योंकि खीरी में जब आप ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हो तो नैमिषारण्य क्या करने जा रहे हो? नहीं, खीरी एक, लखीमपुर वहाँ एक अलग लोकसभा है, सीतापुर एक अलग लोकसभा की हम तैयारी है। तो आप ये हर सब लोकसभा में लोकसभाओं की- प्रशिक्षण करेंगे? जी हर लोकसभा क्षेत्र में होगा ये प्रशिक्षण? हाँ, ये हर लोकसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण होगा। और धीरे धीरे हम लोगों ने 5 जून तक अपने सभी अध्यक्षों के भी पिछले सोमवार को हम लोगों ने मीटिंग करी है और उनको बोला है कि 5 जून तक अपनी सारी कार्यकारिणी दुरुस्त कर लीजिए और बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के एजेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे डायरेक्टली संवाद जो है माननीय अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के साथ में होगा। आपको ये लगभग अंदाजा है कि 180 बीजेपी की तैयारी का स्तर क्या है, और आप खुद नहीं, कहाँ पर खड़े हैं देखिए, तैयारियों के मामले में? विजय जी, बीजेपी की तैयारी का स्तर आप इससे लगा सकते हैं कि जब 2014 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 19 के इलेक्शन में उन्होंने 20% अपने लोकसभा सांसद बदल दिए और अब खबरें आ रही है कि 30% से ज्यादा लोकसभा सांसद बदल देंगे। तो जिनको ये लड़ाते हैं उनको खुद ही पीछे भीड़ में छुपा देते हैं, जैसे आपने कहा। तो तैयारी इनकी कुछ भी कर ले, लेकिन जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये किसी भी आपसे भी तरीके तो से लोग जवाब अपनी- पूछेंगे, पिछली बार बीएसपी के साथ आए हो, इस बार अकेले आ रहे हो। अभी ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। हम बीएसपी के साथ फिलहाल कोई बातें नहीं चल रही है, आपको पता है। हैं, लेकिन एक सेकंड पिछली बार रुको हमारा रुको रुको गठबंधन- रुको 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 रुको, क्या कहा, फिर से बोलो। मैंने कहा कि फिलहाल इस बार हम लोग भारतीय बीएसपी के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की बात चल रही है। RSP बीएसपी हमारे से साथ में समाजवादी पार्टी की बात चल रही है, पक्का? है। नहीं, मैं आधिकारिक रूप से कहीं कोई बात अभी नहीं तो चल बोला, रही है। 2 बार बोला आपने, कहो तो रिमाइंड करके सुना दूं। नहीं, मैंने कहा बीएसपी से बात नहीं चल रही है। पक्का? आपने बोला हाँ। चल रही है, सबने सुना है। नहीं 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 नहीं, वो हो सकता है कहीं वॉइस में कुछ रहा हो। ओके, बिल्कुल ऐसी जब कोई एहसास बात नहीं हुआ चल कि रही क्या है। बोल डाल, इसका मतलब कुछ पका रहे हो अंदर अंदर। नहीं नहीं विजय जी, ऐसा कुछ भी नहीं। साफ सुथरी पार्टी ना, है, ना, सबके ना। सामने बात करती है। और आप मैं जैसे आपको ये समझदार बता दूं- प्रवक्ता ऐसी बात करेंगे नहीं, कुछ जरूर आप लोग अंदर कांड कर रहे हो जो बाद में विस्फोटक होगा, लेकिन देखे रहना एजेंसी वगैरह भी काफी है। तो समाजवादी पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का संवाद करके एक प्रशिक्षण प्रोग्राम कर रही है और उसी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस? देखिए, अभी ये कह पाना कहीं किसी से बात चल रही है, ये थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, हमने अपने वो सारे रास्ते खोल रखे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में या देश में हमें उसके सहायक। अभी तक आपकी पार्टी कह रही थी कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, फलाने सी टीम है, फलाने डी टीम है, और आज आप खुद जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो साइड से कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत चल रही है। इसका क्या मतलब मैं लगाऊं? विजय जी, वो आप बात को पकड़ रहे, मैंने साफ साफ ना, मैं बात पकड़ूं, बातों से ही तो बात होती है। नहीं, मैंने कहा बीएसपी से, आपने बीएसपी का बात उल्लेख किया तो मैंने कहा कि बीएसपी से बात नहीं चल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार बीएसपी के साथ भी हम 15 सीट जीत के आए थे गठबंधन में। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे और कम से कम 2 से 3 गुना सीट हम निकाल के लाएंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी को बता देना आपके चाहते हैं। शब्द, आपके बॉडी लैंग्वेज और कहना और फिर पलटना, कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं खैर, नहीं, आप मना कर रहे हैं तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस पर ज़्यादा सवाल करने की। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया। कुछ दुखी लग रहे हो आज। नहीं नहीं ब्रजेश जी, क्या तैयारी है, देख रहे हो? जी समीर सिंह ने क्या बताया, वो अयोध्या चले जा रहे हैं, वो नैमिषारण्य पकड़े ले रहे हैं, कहीं जाओगे? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी तो जनता के बीच है और लगातार है,
आज इन्होंने सेक्टर बनाए हैं। हमारे यहाँ तो 6 जोन पहले से बने हुए हैं, 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं, 6 राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम रहा है। ब्रजेश जी, आपने स्वयं कहा कि नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है और हम सब जानते हैं, वो चाहे बुंदेलखंड का झांसी हो, चाहे रुहेलखंड का मुरादाबाद हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर हो या पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस रहा हो, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर लेते हुए हम दूसरे स्थान पे महापौर के चुनाव में रहे हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत और वोट प्रतिशत भी बढ़ा। ये नतीजा इसलिए आया है कि एक तो राहुल गांधी जी की मेहनत जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में की, उत्तर प्रदेश में भी वो भारत जोड़ो यात्रा लेके आए और जो कांग्रेस पार्टी का अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश का संगठन है, इन लोगों ने पिछले 1.5 साल जो मेहनत की, उसके पहले जो प्रियंका गांधी दावा ने करके गए थे कि ये उसका सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगा है। आपने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की 40 रैलियां यूपी में होंगी, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। आप तो 2 महीने से मुझसे कह रहे थे, कब होगी? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली होगी, वो तो जब चुनाव होगा तो सभी लोग आएंगे। अब कल दीपेंद्र हुडा जी स्पेशल रैली करूंगा। नहीं, दीपेंद्र हुडा जी, ब्रजेश जी कल कार्यक्रम करके गए हैं लखनऊ में। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल की असफलताओं का 9 सवाल के माध्यम से वो जिक्र करके गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ जी, जब वो देखो जा रहे हैं अपने इतने, इसके बावजूद 9 साल करने के बावजूद पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता कुछ भी पूछो जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं, कमल का फूल बता रहे हैं। जाओ आप भी तो पब्लिक के बीच बताओ तो। ब्रजेश जी, हम तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बात बनेगी, सबसे जाना ज्यादा हम हैं। जा क्यों नहीं रहे? लाल खाबरी जी से लेके नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से लेके नकुल दुबे जी तक लगातार फील्ड में है। भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई दे रही। ये क्या है? मैनेजमेंट के लोग हैं, पैसा काला धन वाला है, पैसे को खर्च करते हैं और तमाम तरीके से तमाम जगह हेडलाइंस बन जाते हैं, फील्ड में कहीं नहीं है। पांडे जी और वही कांग्रेस और नहीं, कर्नाटक इनका आंकड़ा तो देख हरा के आई है। ब्रजेश आप जी, अगर यूपी में भी मन से काम करें तो आपका स्कोप है। नहीं, मतलब हमारा स्कोप है, लेकिन आप दिल से नहीं लगते हो। हम दिल से लगे हैं, मन से लगे हैं, सशरीर लगे हैं, जनता के बीच जुटे हुए हैं। और पैसे कमी की बात तो करना मत। कर्नाटक में तो सबने देखा, आप कमजोर नहीं हो किसी से। अच्छा ब्रजेश जी, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। देखिए क्या है, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में भी खूब मेहनत की, मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, हिमाचल प्रदेश में भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम किए। नतीजा क्या है? दोनों जगह तो मुंह के बल गिर गए। और जो मोदी जी का मैजिक है वो जरा देख लीजिए। पूरे देश में ब्रजेश जी 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत की सरकार है, सिर्फ 6 राज्यों में, और कांग्रेस पार्टी की 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 9 जगह, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 7 में से 5 जगह छोटे छोटे राज्यों में इनकी गठबंधन की सरकार है और हमारे 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। 44% आबादी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 32% आबादी पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। और इस बार ये जो तमाम बेरोजगारी दर, तमाम जुमले, तमाम भ्रष्टाचार, तमाम इवेंट, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। महंगाई दर इस अप्रैल 2023 में ब्रजेश जी 8.11% पहुंच गई, 7.58 से बढ़कर 8.11% बढ़ गया। तो युवा कहां जाएगा? पब्लिक के बीच ना जी, पब्लिक के बीच आओ और अब पैसे कमी वाली बात ना करना। ब्रजेश जी, हम तो लगातार पब्लिक के बीच हैं। अभी आने वाले 2023 में ही 5 राज्यों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, पुडुचेरी। आप देखिएगा क्या नतीजे आएंगे। देख लो कहीं एक ऐसा ना हो कि सब चुनाव इकट्ठे हो पाने बाबा। विक्ट्री होने जा रही है कांग्रेस पार्टी मैं फिर कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात जी। कहीं ऐसा ना हो कि इकट्ठे सब चुनाव हो जाए। लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 5 राज्यों में एक तरफा तैयार कांग्रेस रहना पार्टी की दिखाई देगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। अशोक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अशोक सिंह जी शुक्रिया। आज आपको जहमत इसलिए दी डिबेट में कि नीतीश कुमार और तेजस्वी इन दिनों देश भ्रमण पर हैं, राजनीतिक भ्रमण पर, और जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स या अभी जो बड़े टॉप लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पर बीजेपी की जो तैयारी है और बीजेपी का जो अभियान है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी
उनका रास्ता रोक लेंगे, क्योंकि बिहार की ताकत तो है राजनीतिक रूप से, पर इतनी नहीं है कि आप बीजेपी की राह रोक सकें। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारी है उनकी, टीवी में, हवा में, पेपर में, जब ये जनमानस के बीच जाएंगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके चाहे जितने बड़े नेता आए, इनको वहाँ सुनना पड़ेगा। जा रहे हैं, हाँ, इनको वहाँ सुनना पड़ेगा। एक महीना। और खेद होगा, इनको ग्लानि होगी, इनको लगेगा कि मैं क्यों आया, और उसके बाद यही रिपोर्ट, एक महीने ये रिपोर्ट इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को देंगे। अच्छा, ये सफलता इनको नहीं मिलेगी, ये हर ये जगह ट्रेस नकारे करने आ रहे हैं जाएंगे। कि नब्ज पकड़ने क्या है माहौल। हाँ, केवल अच्छा। नब्ज पकड़ने देखने जा रहे हैं कि अब हम साफ हो रहे हैं। देखो अशोक और सिंह निश्चित कितने तौर होशियार पर नेता हैं, पकड़ लिया उन्होंने। जनता इतनी परेशान है, तृप्त है कि जाए तो 4 इनके लोग इवेंट मैनेजर हैं, 4 इनके लोग जय 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 बोलते रहेंगे, लेकिन वहां जनता की आवाज इनको अपने। अच्छा, एक बात बताओ, काट दिल्ली का कोई बड़ा नेता पहुंच जाएगा, वो कहेगा भैया सांसद गलती किए, कोई बात नहीं, मोदी जी के नाम पे दे दो। पब्लिक कहेगी अच्छा सांसद ठीक नहीं करे, गलती हो गई, तो इतना मान लेंगे, इनकी कहेगा, बात पट मोदी जाएगी। जी ने जो कहा, लड़ाई तो मोदी जी की इस है। काउंटर नैरेटिव से कैसे निपटोगे? भाई हम निपटेंगे, मोदी जी के वादों से हम पूछेंगे कि मोदी जी को हटाओ। मोदी जी ने, सांसद तो बेचारा कुछ वादा ही नहीं कर पाया, वो तो खुद कहता है मैं क्या करूं, जाता हूं, हमारी सुनी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी में लोग सुनते ही नहीं है, हमारे काम होते ही नहीं है, वो खुद दुखी हैं। तो हम लोग तो सीधा मोदी से पूछेंगे, जनता मोदी के लिए पूछेगी कि कहां गई महंगाई, कहां गई बेरोजगारी, कहां गया क्या नीतीश कुमार भ्रष्टाचार। उतना समर्थन जुटा पाए जो आपने एक्सपेक्ट किया है? निश्चित कहाँ? तौर पर 2 महीने के मुलाकातें अलग अंदर बात होती हैं, लेकिन जी। समर्थन अलग विषय है। समर्थन होगा, सभी एकजुट होकर इस देश में ज्वालामुखी फटेगा। ब्रजेश जी, ज्वालामुखी की तरह फटेगा। कैसे? अरे लोगों में आक्रोश है, विद्रोह है, त्राही त्राही कर रहे हैं। अरे तो बोल नहीं त्राही पा त्राही रहा, कर रहे हैं, तो अभी बोलने ये की जाएंगे, हिम्मत नहीं महीना भर करता। दिख जाएगा त्राही होगी तो। हाँ? अगर कोई त्राही होगी तो दिख जाएगी ना, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में बहुत बीजेपी परेशान है, उनके चीफ मिनिस्टर को घेर लेती है, एक दिन तो 4 घंटा बंधक बनाए थे, तो इसी त्राही थी तरह वहां हर जगह होगा। पर यूपी में तो कोई ऐसा सीन दिख नहीं रहा है। नहीं, यूपी में कि भी कोई होगा। सांसद को भी रोका हो। यूपी में भी होगा। यूपी में इंतजार, बस 2 महीने बाद इंतजार देखना। नहीं तो जो अभी आपने बीच में बात बताई ना, तो हो इकट्ठा वाली? सकता है वो भी है, हम लोग उसको कि इकट्ठे हो सकते। कौन सी वाली जरा बताओ, चुनाव, हमें भी तो जो बताओ। आपने कहा ना, हो क्या सकता कहा? है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, उसके ओके। लिए भी तैयार है। ऐसा हो जाए तो उसकी भी पटक बहुत तेज होगी, पटक। बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। यस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। जनता के बीच हैं, ठीक लोग बात है। हैं, ये अब से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो पिछले 4 महीने से, फरवरी से शुरू है। बिहार में बता रहे हैं है ताकत इनकी? पता नहीं, ये बताते हैं केवल और दिखाते हैं टीवी में, और ताकत कहीं है नहीं। ओके, आलोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार, इस दिलचस्प डिबेट का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आलोक जी। आपने सुना होगा कि सबसे मैंने हर तरह से कोशिश की, समझने की कोशिश किया कि कुछ निकले, कुछ का निकला, कुछ का नहीं निकला। अब आप मुझे बताओ कि तैयारियों के स्तर पर और विशेष तौर पर फोकस करते हुए कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष, इनकी तैयारियों का स्तर क्या आपको दिखता है और कौन से इश्यूज ज़्यादा हावी मिलेंगे आपको? ब्रजेश जी, जो तैयारी है उसमें जो लाजिम तौर पे सारी व्यवस्था उनके साथ है, और इस बात पे भी बड़ी जोर से चर्चा है कि 3 लेयर के सर्वे कराए जा रहे हैं, और कई सांसदों को लग रहा है कि उनकी पारी गई और नए लोग आएंगे, ये भी दिख रहा है। ये तो भाजपा की बात हुई, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अशोक जी अभी बोल रहे थे, और जाहिर तो हो सकता है क्योंकि विपरीत पार्टी के लोग हैं और विपरीत 2 लोग मिलकर के इकट्ठे वहां गठबंधन सरकार चला रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहे होंगे। 12 जून को पड़ोस में पटना में पुलाव पकने वाला है, विपक्षी बीजेपी विरोधी फ्रंट बनने की तैयारी है। नीतीश कुमार इस काम में लगे हुए हैं, और 12 जून को एक बड़ी तैयारी हो रही है जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार, तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक मंच पर बात हो रही है। उसमें यह भी बात हो रही है कि नीतीश कुमार को फूलपुर के संसदीय सीट से उतारा जाए। फूलपुर मतलब और प्रयागराज? पूरी व्यू रचना उत्तर प्रदेश को केंद्रित करके, हाँ, फूलपुर मतलब प्रयागराज, केशव प्रसाद मौर्य से जो सीट खाली करवाई गई थी और लगातार उसमें उलटफेर होता रहा है, उस सीट की बात कर रहा हूं।
तो और उस सीट पे जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार चुनाव जीत करके हाँ, मैं लोकसभा समझ पहुंचे गया। थे, उस सीट की बात कर रहा हूं। उस सीट को केंद्रित करते हुए नीतीश कुमार को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर फूलपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अगर ये बात अखिलेश यादव मान लेते हैं, तेजस्वी यादव उस बात के लिए उनको मना लेते हैं और बाकी नेता इस बात के लिए मान जाते हैं, तो बीजेपी विपक्षी मोर्चा या फ्रंट जिसे कह रहे हैं वो एक लय में काम करने लगेगा अपने हिसाब से। और जो पूरी कोशिश है इसी बात से, या हो सकता है कि बीजेपी खैर हमेशा तैयारी में रहती है और अच्छी तैयारी करती है, कनेक्शन उनका हमेशा रहता है, कई लेयरों पे तैयारी करती है, लेकिन विपक्ष का जो खेल होता है उस तमाम तैयारियों में पिन कहां से चुभोया जाए और पिन हवा कहां से निकाली जाए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है। अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो बीजेपी के पेशनी पे बल आएगी। इस पे ये आपको बात क्या लगता है, कांग्रेस कर्नाटक का नजर आ रहा चुनाव है, और खासकर के जो हिमाचल का हुआ है, चुनाव जीतने के बाद उनका कुछ कॉन्फिडेंस लौटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जब तक उत्तर प्रदेश में ये लोग स्वयं को मजबूत नहीं करेंगे तब तक बीजेपी को दिल्ली में चुनौती दे पाएंगे गंभीरतापूर्वक, इसकी उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अखिलेश और कांग्रेस हैं एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव क्यों जो अपनी जगह छोड़ें या कोई स्थान क्यों छोड़ें, ये यहां एक द्वंद्व है और बड़ा द्वंद्व है। यहां लड़ाई कांग्रेस की बीजेपी से कम और अखिलेश से ज्यादा बड़ी है और इस बात को क्या ये बीजेपी विरोधी फंड संभाल पाता है या समझा पाता है, या क्या दोनों को, कि दोनों एक ही वोट बैंक पे हिसाब से लड़ रहे हैं, तो उसमें समझौता होना ही एक जटिल काम है। वो हो जाता है, ये अपने आप में ऐसा हो पाना मुझे लगता है अभी असंभव सा है। लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही उस एक वोट पर आप अगर देखें लड़ाई लड़ती अपोजिशन है, को, जो बीजेपी विरोधी तो वोट। अपोजिशन जो बीजेपी से लड़ रहा है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है, लार्जेस्ट अपोजिशन देश की। दूसरा जिसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार और उनका गठबंधन कर रहा है। और तीसरा मोर्चा बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो अगर 3 हिस्से मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की राह रोकना इनके बूते की बात नहीं होगी। सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। जो सीनेरियो है उसमें कहा जा रहा है बार बार कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी बीजेपी के बी टीम के तौर पे मैदान में उतरते हैं और विपक्ष का जो वोट है उसको विभाजित कर देते हैं। और ये पूरी पेशबंदी इस बार हो रही है कि ऐसा ना होने पाए। ये तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, हर एक सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर ये बात हो जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल आएगी और इसके लिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे पार्टियों को समझना पड़ेगा कि कैसे वो एक लय में काम कर पाएगी। अखिलेश और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक लय में काम कर पाएगी, ठीक उसी ढंग से जैसे आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में कर लिया है। जी शुक्रिया तो ये काम होना बाकी है। जी वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अभी समीर सिंह बता रहे थे कि ये तो गांव-गांव जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, क्लस्टर जाएंगे और सब उपलब्धि बताएंगे। हाँ, सांसद की भी बताएंगे, लेकिन यह कि अगर सांसद कोई गलती किया होगा तो अपना भाई माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जाएंगे जनता के बीच। देखिए, चूंकि कर्नाटक के हार के बाद बीजेपी के सामने लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदेश है और उम्मीद का प्रदेश है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पूरी ताकत यहाँ लगाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों के इनके नेता यूपी में लोकसभाओं के प्रभारी बनाए जा रहे हैं, उनकी तैनातियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, बीजेपी में जितना कहानी किस्सा है, ड्रामा है, हम लोग उतना समझ ही नहीं पाएंगे जब हम लोग, अब इनके यहाँ टिफ़िन मीटिंग हो रही है कि अपने अपने घर से खाना लाओ और एक जगह बैठ के मीटिंग करके खाना खाओ। हम लोग जब स्कूल में थे जैसे, तो आपस में टिफ़िन बांट के खा लेते थे छोटे बच्चे, ये उस तरह भी मीटिंग करते हैं। ये हर हथकंडा अपनाते हैं वोट की खातिर। अगर सांसद से लोग नाराज़ हैं तो बड़े नेताओं से लोग उनके सामने पेश करेंगे। और देखिए, ये बात साफ है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए जा रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट कटेंगे, ये तय है, क्योंकि इमेज को क्लीन रखना है। कर्नाटक में जो हार हुई है उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी, तो यहाँ पर तो ये आने वाली बात है कि 30-40% सांसदों के टिकट कटेंगे और ये जो प्रभारी बन रहे हैं इन्हीं के फीडबैक पर ये कटेगा। देखिए,
बीजेपी 24 घंटे तैयारी में रहती है, वो लगातार तैयारी करते हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो छोटे दलों पर भी बहुत नज़र रखे हैं। अभी देखिए चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने छोटे दलों का वोट ले लिया, वो लोकसभा के चुनाव में भी छोटे दलों का वोट लेंगे। और उनको इस बात का फायदा है कि अगर सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी की जीत का मार्ग बड़ा सीधा और साफ होगा, और उनको वोटों के बंटवारे का लाभ तो मिलेगा। वो जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी वो अपने साथ लाएंगे। उसमें राजभर भी हैं, राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल भी है, और तमाम सारे दल हैं। तो ये बीजेपी के सब फेवर में जाता है। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी सपा बसपा कांग्रेस के कई नेता टूट के भाजपा में चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी चुनाव आने वाला, अभी तो शुरुआत हुई है। जो उनका 80 सीटों का लक्ष्य है वो ऐसे नहीं है। अभी ये सब दलों में तोड़फोड़ भी करेंगे, और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो है ही है, उसका भी अपना अभियान छापा चलेगा। बीजेपी के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सांसदों का दोष देना बहुत जायज़ नहीं है, क्योंकि सांसद कई विधायक अपने क्षेत्र में चलने नहीं देता। प्रदेश की सरकार में सांसद की ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। सेंटर में जाते हैं तो वहाँ एक ही नेता है, ये खाली सदन की मीटिंग में भाग ले, दस्तखत कर लें। तो सांसदों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कि वो जनता में बहुत खुल के दावा कर सकें और ठोक के सीना खड़े हो सकें। तो ये मोदी के नाम पर वोट पाए हैं, तो जब मोदी जैसा चाहेंगे वैसा सांसद रहेगा, बहुत साफ है। अभी एक बहुत पहले स्कीम आई कि सांसद गांव गोद लेंगे। अब रोज लोग इनको चिढ़ाते हैं कि भैया गौवा गोदे में है कि चलने उलने भी लगा, नीचे उतरा गोदी से। अब वो गोदिये में पड़ा है गांव 7-8 साल से, तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो बीजेपी से कम और अपनों से ज़्यादा लड़ रहा है। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास उम्मीदवार नहीं हैं अपने पास लड़ने के लिए, कुछ के पास हर जिले में संगठन भी नहीं है, संगठन है तो विधानसभा स्तर पर और बूथ पर नहीं है। तो ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी है, और इसी का फायदा बीजेपी लेती है। देखिए जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में, इनमें अपना मनमुटाव भी बहुत है। अगर सपा का बसपा गठबंधन नहीं हो रहा है तो कांग्रेस भी अपने आप को छोटा नहीं मानती है, तो आखिर करेगा कौन? अखिलेश की पार्टी सबसे बड़ी है, जनाधार भी अखिलेश यादव के पास है, वो एक बड़े नेता भी हैं विपक्ष के, उनके पास पब्लिक है, उनको सुनने लोग आते हैं। अब लेकिन अकेले बीजेपी से वो लड़ लिए होते तो फिर उनको उपचुनाव में जीत मिलती। रामपुर में, आजमगढ़ में, तमाम जगह सपा हार गई अपनी ही सीटें। तो ये संकट एक है कि विपक्ष में एकजुट हुए बिना बीजेपी से जीतना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। मोदी के सामने इतना बड़ा जातीय समीकरण या तो कोई खड़ा हो जाए जो बीजेपी को हरा सके, इसका कोई इनके पास फार्मूला है नहीं। तो ये बात साफ है जी कि जब एमएलसी के चुनाव में एक नहीं हो पाए तो लोकसभा में ये सब क्या एक होंगे। और बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं। देखिए बीजेपी के पास पैसा भी है, ताकत भी है। यहाँ कुछ लोगों के पास पैसा बचा नहीं है, ताकत भी नहीं है। जिसके पास ताकत है, संगठन है, पैसा नहीं है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, और जनता भी देखती है कि कौन कैंडिडेट लड़के जीत सकता है, उसी को वोट देती है। ब्रजेश जी, हमारे देश में विकास की बातें बहुत होती हैं, लेकिन चुनाव हमेशा जातिवाद, गरीबी, भुखमरी और हिंदू मुस्लिम पर ही होता आया है। ये चुनाव भी उसी पर होगा। इस देश में पाखंड, बेरोजगारी, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, ये हमेशा चलता रहा है, और राजनीतिक दल इसको भुनाते रहे हैं जी। और फिर वही आ जाएगा। अभी तो बीजेपी के पास बहुत सारे वायरस हैं, इलाज करेगी इनका सबका। देखिए कहा गया है कि वक्त सबका बदलता है, लेकिन बीजेपी में एक समस्या है। अभी समीर भाई कह रहे थे कि हम लोग बोरा बिछाना पड़ेगा, बोरा बिछाएं। दरी मूल कार्यकर्ता बोरे बिछा रहा है,
बाहर वाले आए के पद ले जा रहे हैं। ये बीजेपी में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अनुशासन के नाम पर कोई बोलते नहीं। भाई केंद्र से लेकर यूपी तक तमाम निगमों में चेयरमैन और उपाध्यक्षों के पद, सदस्यों के पद खाली हैं, लेकिन ये कब तक आस में बोरा बिछाएंगे? वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम बाहरी लोग मिले। अब मुसलमानों के साधने के चक्कर में अलीगढ़ के बीसी को बना दिया एमएलसी, कई एमएलसी बना चुके हैं मुस्लिम क्षेत्र से। तो ये आप उकसा रहे हो इनके वर्कर को। नहीं, हमने बोरा वाली बात पे मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने कहा ठीक है। बोरा और चटाई बिछाने वाले, उनकी कदर कब होगी ये हर पार्टी में समस्या रही है। कोई बीजेपी में नहीं, जो सत्ता में रहता है उसी में। बहरहाल सब वक्त वक्त की बात है, वक्त पर परिणाम आएगा। सुनिएगा कि किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, और डरिए समय की मार से, क्योंकि बुरा समय बताकर नहीं आता। वक्त नूर को बेनूर भी कर देता है और छोटे से जख्म को नासूर भी कर देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर भी कर देता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही सीख दी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। विपक्ष ने आपके अभियान को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं समीर जी, और ये कहा है कि विशेष तौर पर आरजेडी ने भी ये बात रखी कि आओ जनता के बीच पता चल जाएगा। तो आइए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि हम पहले भी जनता के बीच में जाते रहे हैं, आगे भी हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आरजेडी है कहाँ? समाजवादी पार्टी किस स्थिति में है? अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बसपा से बातचीत चल रही है। 2019 में गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हश्र क्या हुआ, और अखिलेश जी ने मायावती जी के बारे में जो कमेंट किया वो किसी से छुपा नहीं है। लोकतंत्र में स्वस्थ मर्यादा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्यों विचलित हो रहे हो? ये गाली दें, दोस्ती करें, दोस्ती तोड़ें, आप क्यों विचलित हो इस पे? नहीं, मैं विचलित नहीं हूँ। कह दिया इतने बार से आप बेच तो कह रहा हूँ ब्रजेश जी, हमने तो वो दिन भी देखा है जब समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की गेस्ट हाउस में जान ले रहे थे, प्राण ले रहे थे, तो बचाने का काम किया था हम लोगों ने। अरे नहीं, बात चल रही उनकी, आप धैर्य नहीं, नहीं, बात चले न चले, मायावती जी की पार्टी अपनी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी है, दोनों स्वतंत्र पार्टियां किसके साथ जाएंगी ये उनको तय करना है। हमें सिर्फ इस बात को कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में विकास की इबारत लिखी जा रही है, और हम सब कामों को लेके जनता के बीच ये तो कह रहे हैं अशोक सिंह की दौड़ाएंगे। हमें लगता है कि अशोक सिंह जी हमारे वरिष्ठ हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन लगता है कि धरातल की जानकारी अशोक जी को नहीं है। एक बार धरातल पर जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे ब्रजेश जी, हम जाते रहते हैं, जनता को सुनते हैं। हम उनको हमसे नाराज होने का भी अधिकार है। उन्होंने हमको वोट दिया है, हमको समर्थन किया है। मैंने डिबेट में कहा कि आपका ये खूबी है भाई, कम्युनिकेशन खुला है। हम सुनेंगे, जनता के बीच में हम जाएंगे, हम सुनेंगे, जो कमियां होंगी उसको हम दूर करेंगे। ब्रजेश जी, हमारी उत्तर प्रदेश में 2027 तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, हम एक एक कमी को दूर करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। हमने कहा था अपराध मुक्त बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया। हमने कहा था हम रोजगार देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार दिया। हमने कहा था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, हम ले गए। हमने जो कहा था वो किया है, और उत्तर प्रदेश आज देश का अग्रणी राज्य है। ब्रजेश जी, बड़ा गर्व होता है आज योगी आदित्यनाथ जी को पूरी दुनिया के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 80 सीटों में 80 सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी तो बात भी नहीं शुरू है, समीर भाई गुस्सा हो गए। देख लो, अभी अगर एक कदम बढ़े तो बवाल तय है।
तैयारी कर लेना अच्छे से, देखिए बीजेपी भारी बवाल हो जाएगा अगर दोस्ती की है तो। देखिए शंकाएं न रहे, पहले दो चीजें साफ कर लें कि एक तो जहां तक हमें समझना है कि देश में कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनने जा रहा है। बात अभी बीच में आई, तीसरे मोर्चे की सुबुराहट से भारतीय जनता पार्टी भले ही खुश हो जाए, लेकिन कोई खुश होने का हम मौका नहीं देंगे। तीसरा मोर्चा इस देश में नहीं बनने जा रहा। कुछ एक पार्टियां अपना अलग से लड़ सकती है, लेकिन मोर्चे दो ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष। और ये बात भली भांति पता है कि जो 62% का टूटा हुआ वोट है, अगर वो एकत्रित कर लिया जाए तो 37% से दुगना के पास हमारे पास ताकत है। नंबर 2 चीज, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल जाती है कि 2022 का जो इलेक्शन है वो भले ही सीट के माध्यम से वो जीत गए हैं, लेकिन 17 के इलेक्शन से 22 के इलेक्शन में अगर कुछ सबसे मजबूत पार्टी निकल के आई है और 10.5% का वोट का उछाल आया है तो समाजवादी पार्टी है, जिसमें किसी बड़ी पार्टी से हमने गठबंधन भी नहीं किया था, अपने दम पे चुनाव लड़े। आप अलायंस करके चुनाव में जाने को आप अपना विंडो ओपन कर रहे हैं, बातचीत के लिए सहमत हैं अपोजिशन सबके साथ? देखिए विजय जी बहुत साफ बोल रहा है कि बार बार हमको ये इस बात पे जरूर बोला जाता है कि 2019 में जो सपा बसपा गठबंधन है वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन रणनीतिक तौर पे वो बहुत ही मजबूत और अच्छा गठबंधन हुआ था। आगे गठबंधन बनता है कि नहीं बनता है ये मुझे नहीं पता बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हो बसपा और मायावती के लिए। इतना तो पहले कभी नहीं था। अच्छा है और बहुत बढ़िया थे। नहीं हमने कहा कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई जेपी लोहिया और अम्बेडकर ने की थी, आज वो हम लोग उस पर लड़ रहे हैं। पकाओ हम लोग को खबर चलाने को मिलेगा। समाजवादी थैंक यू डॉक्टर आशुतोष जी, शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर पांडे, थैंक यू। पांडे जी तो कह रहे हैं समीर भाई नौकरी सबको मिल गई जी। हाँ तो वोट तो भी देंगे ना, तो नौकरी दे दी सबको। अभी बताए हैं ब्रजेश जी, आप इन्होंने बताओ कि नहीं दिए हैं तो साबित करो। रोजगार अगर इन्होंने दिया होता तो कर्नाटक तो आईटी हब था, वहाँ से इनकी सरकार बेइज्जत होकर बाहर हो गई। हिमाचल प्रदेश तो 98% हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है, हिंदुओं ने इनको घसीट के वहाँ से बाहर कर दिया। कैसी भाषा बोल रहे हो आज? अच्छा चलिए इसको थोड़ा और कर देते हैं कि वहाँ से हटा दिया, हाँ। हरा दिया। तो ये तो स्थिति है। मैंने पहले बताया केवल 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से नदारद है, एक भी राज्य में नहीं। यूपी उत्तर प्रदेश एक भी राज्य में, मैं बता रहा हूँ यूपी। अब जो मोदी का जो मैजिक है वो तो फेल हो गया यूपी। अब जो हकीकत है ब्रजेश जी, मोदी जी ने कहा था उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बना दूंगा, फिर यही वो जुमला लास्ट में टाइम दूंगा सबका जवाब कर्नाटक में भी कह रहे थे, यही जुमला कर्नाटक में भी कह रहे थे कि कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है, यही हरियाणा में भी कह रहे थे। तो अब इनका जो जुमला है वो पूरा प्रदेश एक बार एक राउंड चुनाव घूम चुका है। अब सबने समझ लिया कि मोदी जी की वाकाबुलरी, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो वही है, वही यहाँ कह रहे हैं समीर सिंह कह रहे थे रोजगार हो गया सब। हाँ, अभी जो शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल का है, सीएमआई का डाटा है, वो ब्रजेश जी बड़ा खतरनाक है। ग्रामीण बेरोजगारी 8.11 है और शहरी बेरोजगारी 9.81% है। अगर ये रोजगार बता दें समीर जी, मैं चुनौती दे रहा हूं ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में इन्होंने रोजगार दिया है तो एक इंडस्ट्री जो नई लगाई हो बता दें। 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, एक पावर हाउस बता दें जहां लगाया हो। मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, एक मेडिकल कॉलेज बता दें जहां रजिस्ट्रेशन हम लोग भी जाके करवा लें। ट्रेन वंदे भारत, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां वंदे भारत है? और वो जहाँ पे चल रही है चलती है, अशोक सिंह जी गोल हो जाता है। पांडे जी धन्यवाद। बता दीजिए ना, हमें बताइए इंडस्ट्री कहाँ लगाई, अशोक सिंह मेडिकल कॉलेज कौन सा जाए, पांडे जी बताइए ना प्रभु। कह दिया हो गया। अच्छा, अब अशोक सिंह जी की बारी। तो कह रहे थे कि आपको ग्राउंड राउंड का कुछ पता नहीं, सीनियर ज़्यादा हैं इसलिए आपको आइडिया नहीं है। नहीं, वो हमारे मित्र हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड में ही जानते। ये लोग तो अच्छा एयर कंडीशन ऑफिस बन गया है भारतीय जनता पार्टी। तो सारे लोग दिन आप चाहते हो धक्का खाएं? सारे लोग अब दरी बिछाने की बात करते हैं समीर भाई, अब वहाँ दरी कहाँ है? सब एयर कंडीशन और बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, जनता के बीच जाते नहीं है, केवल ये एक माहौल बनाते हैं, जनता के बीच जाएं, डेवलपमेंट बतावें, रोजगार अभी समीर भाई बता रहे थे बहुत दे दिए सबको। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि पता नहीं सब हवा में। समीर भाई भी मोदी के
लाइन पे जा रहे हैं क्या कि उसी तरह हवा की बातें होने लगी। उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है, क्या हो रहा है पता नहीं। एग्जाम बच्चे देते अच्छा, हैं, वो चर्चा है पेपर कि- आउट हो जाता है, कैंसिल। एक आलोक कुमार चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नीतीश कुमार फूलपुर है, कोई बात? तो कोई बुराई नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे तो एक माहौल खड़ा होगा यहाँ पर आप सीरियस हैं? विपक्ष का। यस, हम लोग सीरियस हैं। नीतीश कुमार को यूपी लाना चाहते हैं? नहीं, हम लड़ाना चाहते हैं कि विपक्ष की एकजुटता। भैया बिहार से लड़ो ना, यहाँ काहे लड़ोगे? नहीं, यहाँ भी लड़कर हमें विपक्ष की एकता रखेंगे। हम तो बिहार में हमारा गठबंधन सफल है, हम कांग्रेस ये के साथ ठीक नहीं है, यहाँ आप कुछ कब्जा अखिलेश करने जी आ को रहे भी हो। सब लेकर चलेंगे। कुछ कब्जा करना चाहते हो आप? नहीं, कब्जा नहीं, एक माहौल, हम इस आडंबर को खत्म करना भैया चाहते हैं, अपने यहाँ से रोकना लड़के आ जाओ ना, वहाँ भी तो सांसद चुने जाते हैं, यहाँ कोई अलग से थोड़ी चुने नहीं जाते तो हैं। यहाँ भी आ जाएंगे, वहां से तेजस्वी जी की टीम लड़ती जाएगी। यहाँ नीतीश को लेकर हम उत्तर प्रदेश में एक अच्छा, मैसेज वो देना वहाँ चाहते सेट हैं। और इनको यहाँ, हम उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे हमारे बाद गठबंधन में में अखिलेश यादव मजबूती के लिए रहे। समस्या करोगे? मजबूती, कोई समस्या नहीं होगी, ओके, कोई समस्या नहीं होगी, बात सब हुई है? गठबंधन मजबूत रहेगा। बात हुई है? बात हुई? निश्चित सबसे बात हुआ करती है। ये जो अभी मिले थे, बात हुई थी यूपी वाली? कौन? ये जो अभी मिले थे? हाँ, तो बात है, वो सब निश्चित तौर पर हम बता हुई रहे है? हैं, 2 महीने में सब आपको दिख अरे जाएगा। बताओ बताओ, हुई है बात? निश्चित हुई होगी, अब ये तो हमें नहीं पता, हुई होगी। अब पहले राउंड में कबूला। ओके, आलोक जी, लग रहा है कुछ पकड़ा है नहीं? निश्चित तौर पर सब यूनाइट आलोक होकर कुमार, चुनाव आलोक लड़ेंगे। जवाब देंगे, आलोक जी भाई, जवाब अशोक जी, देंगे। Go ahead. अशोक जी के इस बात से ना बिहार में आग लग गई होगी कि तेजस्वी ढकेल करके नीतीश कुमार को यूपी भेजना चाहते हैं, वहां कब्जा करना चाहते हैं। ये बयान ही वहां बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा। ये बहुत ये अच्छा रहेगा, पूरे वहां बिखराव सब का तैयार कारण बन है, सकता है। वहां सब तैयार है। हाँ, नीतीश पर को आगे आशुतोष कर वर्मा इस पर कोई लड़ाई तो रिएक्शन नहीं बहुत दे रहे हैं, आगे की हो एकदम रही है। सन्नाटा खींचे बैठे हैं। ये बात तो मतलब समझ में नहीं आई आपकी, आपकी रणनीति कुछ और ठीक नहीं लग रही है। नहीं विजय जी, हफ्ते भर में सब पता चल जाएगा। हैं? 1 महीना तो 1-2 महीने तो बहुत दूर की बात है, हफ्ते 10 दिन में बाहर से लोगों के क्या लाने की पता बात है, चलेगा? नीतीश एक जी। मिनट, एक तो क्या खुद पता चलेगा? प्रधानमंत्री गुजरात से अरे आए अरे हैं, कुछ उन्हें कह गए बताना हैं, है। जोश जोश अरे में मैं- बोल गए, फिर से बोलो आप। मैं कह रहा हूँ हफ्ते 10 दिन में आपको सब पता चल जाएगा कि गठबंधन का रूप क्या हो रहा है और हाँ। कौन कहाँ से लड़ने जा रहा है। अच्छा, 20 जून कोई के ऐसी अंदर बात पता नहीं चल है कि कोई जाएगा। नई ये चीज क्या हो होने जा रहा है हफ्ते 10 दिन में, जी। अशोक सिंह जी? 20 जून के अंदर एक तैयारी हो जाएगी, विपक्ष यूनाइट होकर। अरे क्या कर रहे हो भैया, बता तो दो। नहीं बताने कोई की- रॉकेट उड़ाओगे क्या? कोई साइंटिस्ट वो हैं? तो नहीं, सारे खुले हैं, हमारे सारे दरवाजे के पास नीतीश और तेजस्वी जी जा रहे हैं, सबको एकजुट। 20 जून कोई- तक विपक्ष कुछ कांड करने जा रहा है। उसके- आलोक जी गो अहेड। उसके पहले 12 जून तो यही बता रहे थे कि कुछ होने जा रहा है। बोलिए। देखिए, पूरा गठबंधन की लड़ाई जो अंदर है ना बिहार में, इसी बात को लेकर के तेजस्वी चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री जितनी जल्दी बना दो आप। और अगर नीतीश कुमार को आरजेडी की ओर से ये प्रस्ताव आता है कि आप बिहार के लायक भी नहीं बचे, आप उत्तर प्रदेश जाइए, तो इसी बात से वहां गठबंधन टूट सकता है, ये मैं बता रहा था। और जहां विपक्षी एकता के लिए बीजेपी विरोधी फ्रंट बनाने की बात हो रही है, जैसे ही ये इरादा जाहिर होगा आरजेडी का, वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे हो गया, आज तो कह ये दिए। आरजेडी का दिया। इरादा है, जहां तक यूनाइट बाहर से है, यूपी में मुट्ठी कह है, दिया है। नीतीश लोगों को और लाके लड़ाने तेजस्वी की की बात। मुट्ठी है, कोई धन्यवाद, टूटेगा बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद। आज कई बड़े विस्फोटक खुलासे आज की परिचर्चा में, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।